हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक पॉलिटी का एक चैप्टर पढ़ाया जाता है। उसके बाद जितना आपको एमसीक्यू होता है, एमसीक्यू कराया जाता है कि आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो उस चैप्टर से रिगार्डिंग आपको सॉल्व हो जाए। तो ये आज हम भारत की प्रस्तावना का एमसीक्यू का पर चर्चा करेंगे। अगर जिन व्यक्तियों का भारत की प्रस्तावना छूटा होगा वो जा कर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से वो चाहें तो कंप्लीट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम सही है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में अगर हम ऑप्शन नंबर डी पर चर्चा करते हैं तो सार्वभौमिक सत्ता समझ समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र जनवादी गणतंत्र, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तुनिष्ठ थी जब संविधान लागू किया गया था। तो उस समय आप लोगों को बताए हुए थे 42वां संविधान संशोधन आपको 1976 में 3 शब्द को जोड़ा गया था। पहला धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। तो ऑप्शन नंबर अगर हम देखते हैं तो धर्मनिरपेक्ष ऑप्शन नंबर बी में दिया गया और समाजवादी धर्मनिरपेक्ष आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया था। या तो हमारा ये होगा और नहीं तो दूसरा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो दोनों में से सबसे सटीक और सही आपको ऑप्शन नंबर सी लग रहा है, क्योंकि गणराज्य शब्द का उल्लेख किया गया हमारे प्रस्तावना में, गणतंत्र का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माताओं का मत किन में प्रतिबिंबित होता है? तो भारतीय संविधान के निर्माताओं का मत अगर कहीं प्रतिबिंबित होता है तो आपको उद्देशिका है, क्योंकि वहाँ पे आपको मूल अधिकार का भी उल्लेख झलक मिलता है, मूल कर्तव्य का भी झलक मिलता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भी झलक मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत अर्थात इंडिया के नाम से, एकमात्र यही 2 नाम है से किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपको एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न शब्दों पर विचार किया, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। तो अब आपको एक क्रम को सजाना था। क्रम को सजाना था, जैसे हम जानते हैं कि प्रजातांत्रिक आपको सबसे लास्ट में आया था और उससे पहले हमारा धर्मनिरपेक्ष प्रस्तावना आप पढ़ेगा तो उससे पहले धर्मनिरपेक्ष आया था। तो एकमात्र ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर कौन है? डी बी। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन? सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपको 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो यहाँ पर 2 शब्द दिया गया, समाजवाद और पंथनिरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष, और एक था तीसरा था अखंडता। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, जो 1976 में अब चर्चा हम कर चुके हैं को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। संविधान हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोगों से। तो ऑप्शन नंबर डी में एक मात्र मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, ये सिद्धांत किस रूप में जाना जाता है? ये सिद्धांत आपको सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सार्वभौमिकतावाद उसे कहते हैं जहाँ पर मानवीय अधिकार समान हो तो किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर हो। आप पूछेगा आप समाजवाद किसे कहते हैं? समाजवाद उसे कहते हैं जहाँ पे राष्ट्रीय संपत्ति पे सभी व्यक्ति का समान अधिकार हो, उसे समाजवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द भारत की संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो भारत की संविधान की उद्देशिका में हमारा लोक कल्याण नहीं है। लोक कल्याण आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कही गई है। तो ये हमारे नीति निर्देशक तत्व में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया? ये क्वेश्चन आपको समझने के वाला है, क्योंकि यहाँ पर अधिकांशतः लड़का यहाँ पर मिस्टेक कर जाएगा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपको विचार की स्वतंत्रता की तो बात की गई है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता की भी बात की गई है, स्वतंत्र विश्वास की भी स्वतंत्रता की बात की गई है, लेकिन आपको आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। अब तो आप बोलिएगा कि प्रस्तावना में आर्थिक शब्द का उल्लेख है, तो वहाँ पर आर्थिक न्याय की बात किया गया है। वहाँ पर भारतीय प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक।
तो आपको ये अगर आर्थिक यहाँ पे न्याय रहता तो सही रहता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता जो ये गलत हो जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत करते हैं और आप देख सकते हैं IAS 2017 के भी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या रही होगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारा धार्मिक न्याय उल्लेखित नहीं। जस्ट इसके पीछे मैं इसका एक्सप्लेनेशन दिए थे, सामाजिक आर्थिक राजनीति का उल्लेख किया गया है, लेकिन हमारे धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। मौलिक अधिकार में के आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक के धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा भाग भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान की आत्मा हमारी उद्देशिका कहलाती है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। और यहाँ पे बहुत सारे लोग या तो इन तीनों को मार देते हो, उद्देशिका को नहीं मारते, तो आपको ये ध्यान देना होगा। और आपके इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस देखिए कि आपको 2006, 8, 8, 12, 13, 15 इस सारा में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे बोला जाता है? वो हमारी उद्देशिका को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने भारतीय संविधान के प्रस्तावना को हमारे पर संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? तो ये एक हमारे आपको KS मुंशी पर जो प्रारूप समिति के सदस्य थे, उन्होंने कहा कि ये जो प्रस्तावना है हमारे संविधान की भविष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? संविधान को पवित्र दस्तावेज आपको भीमराव अंबेडकर ने कहा था। भीमराव अंबेडकर से संबंधित कुछ हम जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म आपको 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और इनकी मृत्यु 16 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था। जन्म 14 अप्रैल 1891, मृत्यु 6 दिसंबर 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? तो ये बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का आपको एक जजमेंट था कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। और आगे चल के केशवानंद भारती केस में भी आपको एक कन्फर्म उच्चतम न्यायालय ने कर दिया कि संविधान का भाग प्रस्तावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान के मौलिक संरचना का भाग स्वीकारा? तो ये आपको केशवानंद भारती विवाद था 1973 का, जिसमें आपको उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब सवाल उठता है कि अगर प्रस्तावना संविधान का भाग है तो आर्टिकल 368 के तहत क्या या इसका संशोधन किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन इसका जो मूल ढांचा है वो नहीं बदलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारतीय संविधान का आत्मा कहलाता है? तो ये हमारी उद्देशिका थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या की गई है। तो हम जैसे हम आपको पहले ही बता चुके थे, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपको मूल अधिकारों का उल्लेख होता है, क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भी उल्लेख किया गया है और मौलिक कर्तव्य का भी एक उल्लेख किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन? भारत की संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और राजनीतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के उद्देश्यों के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया? तो आर्थिक न्याय जो हमारा है, आर्थिक न्याय एक तो हम उद्देशिका में हम तो जानबे करते हैं, एक दूसरा आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, प्रस्तावना से जुड़े जो भी आपको महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर पेपर थे उसको आज सोल्व करा दिया गया और आज आपको क्लास करने और MCQ लगाने के बाद आपको किसी भी एग्जाम हो, चाहे NDA से लेकर के SSC, रेलवे, स्टेट PCS, MP PCS, आपको UP PCS का एग्ज़ाम उठाइएगा तो इससे आगे आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको अगर अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।